नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्लास 6 की एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, जिसमें हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर और पृथ्वी की गतियाँ। आज का हमारा 4th चैप्टर है मानचित्र, जिसको हम लोग अच्छे से डिकोड करके पढ़ेंगे। क्यों डिकोड करके पढ़ना है? क्योंकि जो एनसीईआरटी है दोस्तों, ये अपने आप में एक समरी है। जब तक इसको डिकोड करके पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका इसमें इंटरेस्ट बनेगा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहला कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। बिल्कुल दोस्तों, जो ग्लोब है वो गोल है, ठीक, गोल है, और उसका कोई भी एक भाग हम लोग अलग से नहीं पढ़ सकते। उसके लिए दोस्तों पृथ्वी की सतह को चपटी करके एक अलग से बड़ा भाग बनाकर तब हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, ग्लोब जो है दोस्तों, ग्लोब पूरा पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, ये तो आप सभी को पता है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए कि हमें उत्तर प्रदेश का अध्ययन करना है, तो उत्तर प्रदेश के जितना बड़ा थोड़ी नहीं ग्लोब हम लोग लेके चलेंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का किसी एक भाग का हमको अध्ययन करना है, या कानपुर शहर का, या लखनऊ शहर का, या मान लीजिए मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का अध्ययन करना है, तो दोस्तों इसके लिए ग्लोब में हम लोग अच्छे से ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मानचित्र की आवश्यकता होती है ना। इसलिए मानचित्र जो है वो ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर मतलब कि देता है। तो देखिए आगे क्या कर रहा है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह, ठीक, मानचित्र जो है वह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। अच्छा दोस्तों, ये स्टेटमेंट याद रखना। मान लीजिए जिसको पीसीएस का मेंस देना है ना, कोई ऐसा एग्जाम देना है जिसमें सब्जेक्टिव पेपर होता है, तो याद रखना ये जो डेफिनेशन है ये काम आएगी। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक पैमाने का एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र। अच्छा, पैमाना क्या होता है भैया? 500 किलोमीटर की दूरी को हम लोग मान लेते हैं कि 5 किलोमीटर है ना। ऐसा मान लीजिए जैसे हमने 500 किलोमीटर को 5 किलोमीटर मान लिया है पैमाना के रूप में। तो सिंपल सी बात है, जो अगर 5000 किलोमीटर दूरी की बात करेंगे, तो अब वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों 50 किलोमीटर, ठीक। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटी करना असंभव है। एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटी करना संभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एक एटलस बन जाता है। तो दोस्तों, आप सभी के पास जो भी कंपटीशन की तैयारी कर होंगे, किसी कंपटीशन एग्जाम की, यूपीएससी, पीसीएस की, तो उनके पास एटलस जरूर होगी, ठीक। जो एक मानचित्र की किताब होती है, जिसमें नदियों का अलग होता है, पठारों का अलग होता है, पर्वतों का अलग होता है, महाद्वीपों का अलग होता है, महासागरों का अलग मानचित्र होता है। तो दोस्तों, जब ये सारे मानचित्र एक जगह इकट्ठा कर दिया जाते हैं, उनको एक किताब का रूप दे दिया जाता है, तो वही दोस्तों एटलस बन जाते हैं, ठीक। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अभी हमने देख लिया है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ नीचे वर्णित किया गया है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र का मतलब क्या होता है? अगर पृथ्वी की किसी प्राकृतिक आकृति को दर्शाया जा रहा है, तो दोस्तों हमेशा भौतिक मानचित्र के जरिए ही दर्शाया जाएगा। प्राकृतिक आकृति का मतलब क्या है? जो मनुष्यों के द्वारा नहीं नाम दिया गया हो, मतलब कि जो मनुष्यों द्वारा नहीं बनाई गई हो, उस आकृति की बात किया जा रहा है। अच्छा, अब देखिए, जो पर्वत है, ये मनुष्य तो बना नहीं सकते, ये तो प्राकृतिक पहले से है ना, पृथ्वी के द्वारा ही बना हुआ है। पठार हो गए, मैदान हो गए, नदियाँ हो गई, महासागर हो गए इत्यादि दोस्तों, इनको दोस्तों किस में दर्शाया जाएगा? भौतिक मानचित्र, या ये कह सकते हैं जब हम लोग इनका अध्ययन करते हैं मानचित्र के माध्यम से, तो वो मानचित्र भौतिक मानचित्र के रूप में होते हैं, ठीक। उनका नाम क्या होता है? भौतिक मानचित्र। अच्छा, इन्हें भौतिक भी कहा जाता है और उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इनकी जो ऊंचाई है ना, देख लीजिए, इनकी जो आकृतियां हैं वो अलग होती है। जैसे पर्वत बहुत ऊंचे, पठार समतल हो गए, मैदान और समतल नीचे होते हैं पठार और पर्वतों के अपेक्षा, नदियाँ, महासागर, ये सब दोस्तों किस में आ जाते हैं? उच्चावच या भौतिक, ठीक। तो एक चीज़ ये पता चली, भौतिक हो या उच्चावच हो, बात एक ही है। और भौतिक मानचित्र का मतलब ये है कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं उसको इससे दर्शाया जाता है। आगे है दोस्तों राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं?
राज्य, नगरों, शहरों तथा गांवों। अच्छा देखिए, राज्य कौन बना रहा है? इंसान बना रहे हैं। नगर भी इंसान, शहर भी इंसान बसा रहे हैं, गांव भी इंसान बना रहे हैं। और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले, भैया ये सीमा किसने बनाई है? भगवान ने तो बनाई नहीं, ना ही पृथ्वी में। ये तो सीमा सब किसने? इंसान ने बना दी है, देशों के बीच में, राज्यों के बीच में। तो ये सब जो जितनी भी चीज़ें हैं दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से बताई जाती है, ठीक, दर्शाई जाती हैं या इनका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक जो आकृति है ना, उसको दर्शाता है, और जो राजनीतिक मानचित्र है जो मनुष्य ने जिसको बना दिया है उसको दर्शाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, थीमेटिक मानचित्र की बात कर रहा। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक, इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। अच्छा देखिए, थीमेटिक मानचित्र का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आप लोगों ने मानचित्र में देखा होगा, कहीं पर ऐसे लगा रहता है ना, कि ये वर्षा वाला क्षेत्र है ना, ऐसे दिखा देंगे कि जो है ये वर्षा वाला क्षेत्र है। कहीं पर दोस्तों पेड़ पौधे बना दिया जाता है। तो ये सब दोस्तों किस में आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं थीमेटिक मानचित्र में। कहीं ना कहीं इनको एक चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये किस में आ जाते हैं? थीमेटिक मानचित्र में आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन अगर बन जाएगा कि मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं, तो दोस्तों याद रखना, दूरी, दिशा और प्रतीक, ये दोस्तों मानचित्र के घटक कौन है? एक तो दूरी, भैया दूरी, पैमाना तो हम लोग दूरी ही लेते हैं ना पैमाना को। दूसरा है दिशा। सिंपल सी बात है, दिशा तो सबसे मेन घटक है। उत्तर दिशा, पूर्वी दिशा है ना, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे जो अपना इंडिया है वो कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो ये सब दिशा के माध्यम से ही तो हो रहा है। प्रतीक दोस्तों, प्रतीक बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ दोस्तों रूढ़ प्रतीक होते हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, जैसे कि हम लोग पठार है। ठीक, पठार को जो है दोस्तों हम लोग हमेशा पीले रंग से देखते हैं, पीले रंग से इसको दर्शाया गया होता है। ठीक, और इन पर दोस्तों क्या है? इन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अंतर्राष्ट्रीय सहमति का मतलब क्या है? कि आप कहीं भी चले जाओ, पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में चले जाओ, पठार पीले रंग से ही दर्शाए जाएंगे, पर्वत भूरे रंग से, पेड़ पौधे जंगल हरे रंग से, और जो जलाशय हैं, तालाब, महासागर, वो नीले रंग से ही दर्शाए जाएंगे। तो ये सब दोस्तों प्रतीक के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोस्तों आगे कह रहा है दूरी। अच्छा, दूरी, दिशा, प्रतीक, 3 घटक हो गए। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे हो जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। या तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। भैया सिंपल सी बात है, मान लीजिए लखनऊ, यहाँ से हमने मान लिया, यहाँ से जो दिल्ली की दूरी है, हम लोग बैठे हैं कानपुर के पास। ठीक, यहाँ से दिल्ली की दूरी है 400 किलोमीटर। ठीक, मान लिया 400 किलोमीटर है। ठीक, अब यही से हमने मान लिया जो यहाँ से मुंबई की दूरी है वो कितनी है, या मान लिया हमने यहाँ से जो है वो कोलकाता की दूरी है वो दोस्तों कितनी है, वो हमने मान लिया 1200 किलोमीटर। कितना मान लिया? 1200 किलोमीटर। अब हम दोस्तों मान लेंगे क्या? अब हम यहाँ पर मान लेंगे जो 100 किलोमीटर है, जो 100 किलोमीटर है वो 1 किलोमीटर के बराबर। ये हमने मान लिया पैमाना। क्या मान लिया? जो 100 किलोमीटर है वो किसके बराबर है दोस्तों? 1 किलोमीटर के। जो दोस्तों 100 किलोमीटर है वो किसके बराबर है दोस्तों? एक मिनट रुकिए जरा। जो दोस्तों 100 किलोमीटर है वो किसके बराबर हो गया? हमने मान लिया, वो मान लिया हमने 1 किलोमीटर के बराबर हो गया। ठीक, 1 किलोमीटर के बराबर क्या हो गया? 100 किलोमीटर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर, अब 100 किलोमीटर के बराबर 1 किलोमीटर मान लिया, अब 1200 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो सेम बात है दोस्तों, ये भी तो हमने सेम पैमाना ही माना है। 400 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अब कहना क्या चाह रहा है एनसीईआरटी? ये कहना चाह रहा है कि 1 मिनट, एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है जो हमने 12 किलोमीटर माना, ठीक, 1200 को 12 किलोमीटर बनाया और 400 को 4 किलोमीटर बना दिया। ठीक, अब ये जो अनुपात जो है ये अनुपातिक रूप से समान है। ठीक, जो पहले इनका था है ना, मतलब जो हमने इनको पहले माना था अनुपातिक रूप से, वो अभी भी है। मतलब इनका अनुपात कुछ भी कर लो ये समान आएगा, चाहे इसको 1200 किलोमीटर बना दो या इसको 400 किलोमीटर, चाहे इसे 120 किलोमीटर बना दो या इसे 40 किलोमीटर बना दो। ठीक, बात जो है दोस्तों है ना, बात जो है दोस्तों वो वही रहेगी। यही कहना चाह रहा है, आप लोग आई थिंक अच्छे से समझ रहे होंगे। अच्छा आगे देखिए क्या कह रहा है। जब कागज पर एक छोटे
इसलिए इसे उद्देश्य पैमाना होता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक, ये भी हमने आपको समझा दिया। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी। अच्छा देखिए एनसीईआरटी भी कुछ कह रहा है, समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। ठीक, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो अनुपात हो गया है ना, अनुपातिक रूप से एकदम सत्य है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। ठीक, मतलब कि अगर कहीं भी 50 किलोमीटर आपको चलना है तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग मानचित्र में कितना दर्शाएंगे, है ना, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है ना, तो 50 किलोमीटर चलना है तो आप लोग वहाँ पर 10 सेंटीमीटर दिखाएंगे। कितना दर्शाएंगे, 10 सेंटीमीटर आपके मानचित्र में 50 किलोमीटर को दर्शाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं दोस्तों जो अनुपात है दोस्तों वो समान रहना है। ठीक, इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी की पता लगा सकते हैं। भैया जैसे अब वहाँ पर पैमाना दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर है। ठीक, तो सिंपल सी बात है, अगर 2 स्थानों के बीच की दूरी वहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो आप लोग क्या बताओगे भैया, सिंपल सी बात है 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है, तो 20 सेंटीमीटर दोस्तों कितना 2000 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। आप लोग आराम से पता लगा लोगे। फिर चलते दोस्तों आगे क्या कह रहा है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसे को छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। अच्छा देखो मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि कोई बड़ी दूरी जो है, बड़ी दूरी या कह सकते हैं कोई बड़ा महाद्वीप है, बड़ी दूरी को दर्शाने के लिए हम लोग छोटे पैमाने का यूज करते हैं। जैसे हमने मान लिया कि 5000 किलोमीटर जो है, 5000 किलोमीटर हमने मान लिया, ये कितना पैमाना है, ये हमने मान लिया 5 किलोमीटर, इसका पैमाना क्या मान लिया 5 किलोमीटर। अब जो 500 किलोमीटर की दूरी है, ठीक 500 किलोमीटर की दूरी है, इसका भी हम लोग मान लिया क्या 5 किलोमीटर पैमाना। अब आप देखिए 5000 किलोमीटर का 5 किलोमीटर जो पैमाना है वो 500 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के पैमाने से कितना छोटा है। अतः हम कह सकते हैं कि जो बड़ी दूरी है उनके लिए छोटे पैमाने का यूज किया जाता है और जो छोटी दूरी है उनके लिए बड़े पैमाने का यूज किया जा सकता है। ठीक, फिर जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले कह रहा है दोस्तों, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। ठीक, इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो देखिए एक स्टेटमेंट यहाँ से ये बन जाएगा कि दोस्तों जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है, आप लोग अच्छे से इसको याद रखना। आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अच्छे से, एक गांव का ये मानचित्र है। यहाँ पर देखिए कैसे दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर देखिए कहीं पैमाना माना गया होगा। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर पैमाना माना गया है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पर 100 मीटर होगा हम लोग वहाँ मान लेंगे कि जहाँ पर 10 सेंटीमीटर होगा उसकी दूरी हम मान लेंगे कितना है 100 मीटर है। ठीक, याद रखना। तो देखिए आगे, ये देखिए ये सामुदायिक केंद्र है। ये देखिए इसको हम लोग समझ लेते क्या, ये हम लोग मान लिया थीमेटिक है ना, मतलब थीमेटिक मानचित्र एक हिसाब से हम लोग मान लेंगे क्योंकि देखिए इसमें चित्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। ये खेल का मैदान है, हरे हरे रंग से दर्शाया जा रहा है। ये कुआं देखो काले रंग से दर्शा दिया गया है। ठीक, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए विकास का घर, ये देखिए फल उद्यान सब हरे रंग से दर्शाया जा चुका है। तो दोस्तों आई थिंक समझ रहे होंगे ये गाँव का मानचित्र है। अच्छा दिशा देखिए, दूरी हमने समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे दिशा के बारे में। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, मतलब वो उत्तर दिशा का बताएगा। सिंपल बात है, ऊपर उत्तर दिशा होती है तो दोस्तों एक तीर बना देंगे कि ये उत्तर दिशा है, बाकी आप लोग अपने आप दिशा का पता लगा लोगे। कैसे, अच्छा दोस्तों जब सुबह सुबह सूरज निकलता है आपको सिर्फ इतना पता हो कि सूरज कहाँ निकल रहा है ना, सवेरे आपको इतना पता हो जहाँ सूरज निकल रहा है वो पूरब दिशा है। सिंपल सी बात है, आप उधर मुँह करके खड़े हो जाइए। ठीक, उधर की तरफ मुँह करके खड़े हो जाइए जिधर सूरज निकल रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है दोस्तों सूरज निकल रहा है, ठीक, और यहाँ पर जो है हमने मुंह करके खड़े हो गए, इधर देखना है सूरज की तरफ। अब दोस्तों हो गया क्या, सामने जहाँ सूरज निकल रहा है ये दिशा हो जाएगी पूरब। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, पूरब दिशा। ठीक,
सामने पूरब होगा और ठीक पीछे हमारे क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। बाईं ओर दोस्तों हो जाएगा हमारे उत्तर दिशा और दाईं ओर दोस्तों दक्षिण दिशा। याद रखना, जिधर सूरज निकल रहा है वो पूरब दिशा होती है, उसके पीछे पश्चिम दिशा होती है जिधर अस्त होता है। बाईं तरफ जिधर हम लोग मुंह करके खड़े हैं, सुबह की बात कर रहे हैं, खड़े हैं, हटे नहीं है वहाँ से, ना ही जरा सा भी घूमे हैं, जिधर सवेरे सूरज निकल रहा है उधर आप मुँह करके खड़े हो जाइए, वो पूरब दिशा होगी। आपका जो बाएं हाथ की तरफ दिशा होगी वो उत्तर होगी, दाएं दाएं हाथ की तरफ दक्षिण, है ना, और जो सबसे पीछे जो है वो पश्चिम दिशा होगी। ठीक, याद रखना, दाएं से दक्षिण याद रखना है ना, आराम से, बाकी सब आपको पता ही रहेगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है ये, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहते हैं। अब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपको पता है उत्तर के पीछे दक्षिण होगा, सिंपल सी बात है, जहाँ उत्तर होगा पीछे दक्षिण होगा, है ना। जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया सूरज वाला, कि जहाँ सूरज निकले सवेरे उधर मुँह करके खड़े हो जाओ। चार मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूरब एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। देखिए दोस्तों, जो मेन दिशा है, एक उत्तर, ठीक, पश्चिम, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, ये जो है दोस्तों, ये चारों जो हैं दोस्तों, ये मेन दिशा हैं। ठीक, फिर जो इनके बीच की दिशा होती हैं इनको बीच की दिशा कहते हैं। ठीक, तो प्रधान दिग्बिंदु आप लोग याद रखना कौन कौन से हैं। प्रधान जो दिग्बिंदु हैं दोस्तों, एक ये पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, उत्तर हो गया और दक्षिण, ये जो चार दिशाएं हैं इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। और जो बीच की दिशा है इसको कैसे याद रखोगे, ये देखिए दोस्तों, देखिए इधर उत्तर है, ठीक, इधर पूरब है तो उत्तर पूरब कर दिया। ये दक्षिण है, इधर पूरब है तो इसको दक्षिण पूरब मान लिया। अब इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इसको दक्षिण पश्चिम मान लिया। अब इधर देखिए उत्तर है, इधर पश्चिम है तो इसको उत्तर पश्चिम मान लिया। ठीक, याद रखना। तो बीच में जो है दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसी को बीच में दिशा का नाम दे दिया जाता है। फिर है बीच की चार दिशाएं, जो कि अभी हमने समझ लिया है। अच्छा, ये देखिए दोस्तों, ये कंपास है। क्या है कंपास? इसको दिक् सूचक कहते हैं। ये आपको दिशा का पता बताएगा। ठीक, इसकी जो दो सुई है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ रहेगी, जिससे आप लोग आसानी से पता कर लेंगे कौन सी दिशा कहाँ पर है। निम्नलिखित में से दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। ठीक, 4.1 में क्या बताना है, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। चलो देख लेते हैं। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र की दिशा, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र की दिशा क्या होगी भैया? ये विकास का घर है, विकास का घर है, इससे देखिए सामुदायिक केंद्र की दिशा किधर की तरफ है दोस्तों? बिल्कुल है उत्तर की तरफ है। किधर है? उत्तर की तरफ। किधर है? उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ है। ठीक, क्योंकि देखिए इधर ये चिन्ह भी बना है। ठीक, ये देखिए उत्तर की तरफ चिन्ह भी बना है। फिर आगे क्या पूछा है और कहाँ कौन सी दिशा पूछा है? खेल के मैदान की दिशा बताना। ठीक, खेल के मैदान की दिशा। तो दोस्तों ये खेल का मैदान है। अब देखिए ये विकास का ना, यहाँ पर देखिए आपको दिशा बताना सबसे बढ़िया कौन सा तरीका है। यहाँ हमने एक लाइन खींच दी, ये हो गई उत्तर। अब देखिए खेल के मैदान की तरफ चलते चले जाओ। ठीक, आपको पता है ऊपर उत्तर है, इधर पूरब है, तो ये कौन सी दिशा होगी बीच की? उत्तर पूरब दिशा। मतलब जो खेल का मैदान है वो विकास के घर से किस दिशा में है? उत्तर पूरब दिशा में। ठीक, फिर आगे कौन सी दिशा पूछा है? पूछा दोस्तों दुकानों से विद्यालय की दिशा बताना है। दुकानों से विद्यालय की दिशा बताना है। अब दुकान किधर है दोस्तों? देख लेते हैं। दुकानों से विद्यालय, ये दोस्तों दुकान है। ठीक, ये दुकान है। ठीक, ये दुकान है और ये विद्यालय है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, दुकान से जो विद्यालय की दिशा है वो किधर साइड है? वो पश्चिम की साइड है, पूरब की साइड है। किस साइड है? पूरब की साइड है। ठीक, याद रखना। तो आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ये आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। देखिए जिधर की दिशा बताना है सिंपल उधर ये लाइन खींच दो। ऐसा आप इधर खड़े हो, ऐसे लाइन खींच दो। अब जिधर की तरफ बताना है बता दो। ऊपर की तरफ पूछ रहा है उत्तर, कोई चीज़ इधर की तरफ पूछ रहा है उत्तर पूरब। अब इधर की तरफ पूछ रहा है तो क्या हो गया दोस्तों? दक्षिण पश्चिम हो गया, है ना। तो ऐसे आप लोग अच्छे से बता सकते हो। तो चीज़ें हम लोग ने यहाँ तक समझ ली है, कुछ चीज़ें और बची हैं जो हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में दिशा में होती है, जो कि अभी हमने बात की। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। क्या प्रतीक? किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए इनके लिए कुछ प्रतीक मान लेते हैं। भैया सिंपल सी बात है, अब इतना बड़ा पेड़ थोड़ी नहीं बना दोगे कि ये जो है ये पेड़ आपने बना दिया, नहीं बना सकते हो ना। छोटा सा हरा रंग, मतलब कि कुछ कलर जो हैं इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहमति है जिनको हम लोग रूट प्रतीक भी कहते हैं, उनसे दर्शाया जाता है। ठीक,
यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारियां प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, जो भी अभी हमने समझा कि जिन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है, जैसे अभी आसानी से समझ सकते हैं सभी। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है और ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए रेलवे लाइन है, ठीक। ये जो बड़ी लाइन है इसको ऐसे दर्शाया जाता है। ये मीटर लाइन है, इसको ऐसे, है ना। रेलवे स्टेशन इसको ऐसे दर्शाया जाता है, ठीक। और आरे से लिखा भी रहता है। फिर दूसरे देखिए सड़कें, अगर जो पक्की सड़क है इसको ऐसे दर्शाया जाएगा, जो कच्ची सड़क है इसको ये डैश डैश करके दर्शाया जाएगा। सीमा देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐसी होगी, ठीक। जो राज्य की सीमा होगी ये ऐसे होगी, मतलब हल्का डार्क कम होगा। और जो जिला की सीमा होगी ये बीच में बिंदु नहीं होंगे। नदी दोस्तों ये देखिए ये होगी नदी, है ना। ये कुआं हो गया जो कि अभी ऊपर जो गाँव के मानचित्र में दर्शाया गया था। ये तालाब हो गया दोस्तों, पौंड हो गया, है ना। ये होगी दोस्तों नहर, ठीक। और ये जो है दोस्तों ये हो गया पुल, ठीक, जिसको ब्रिज कहते हैं। आगे देखिए पोस्ट ऑफिस को पीओ से दर्शाया जाता है। पोस्ट एवं टेलीग्राफ को दोस्तों पीटीओ से दर्शाया जाता है ना। और पुलिस स्टेशन को पीएस से दर्शाया जाता है, जैसे कि रेलवे स्टेशन को आरएस से दर्शाया जा रहा था। अब ये देखिए बस्ती को दोस्तों ऐसे दर्शाया जाता है। कब्रिस्तान को इस तरह से दर्शाया जाता है। पेड़ को दोस्तों हरे रंग से, घास को दोस्तों इस तरह से हरे रंग से, लेकिन इस हिसाब से दर्शाया जाता है, ठीक, जैसे कि घास का शेप होता है। तो आप ये समझ गए ये जितने भी चिन्ह हैं रूढ़ चिन्ह हैं और इन पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहमति भी है। अच्छा देखो यहाँ पर बता सकते हैं, ये देखो पेड़ है ना, कहीं कहीं पर दीवार है, ये सब आप लोग अच्छे से बता सकते हैं। कब्रिस्तान ये सब बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये देखिए इधर क्या है दोस्तों, इधर पर कब्रिस्तान है, आप लोग बता सकते हैं, है ना। ये देखिए इधर नदी निकली हुई है, मतलब ये इधर पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना। तो जो चीज़ें रूढ़ प्रतीक में बताई गई हैं उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर अच्छे से बता सकते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का जो इस्तेमाल है वो जलाशयों को, भूरा रंग पर्वतों को, पीला रंग पठारों को और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो कि अभी अभी हमने समझ लिया है। फिर है दोस्तों रेखा चित्र। रेखा चित्र मान लीजिए दोस्तों आपने कभी, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, रास्ता आपको नहीं पता है, तो आप क्या पूछते हैं, किसी से अगर रास्ता पूछते हैं तो क्या बताता है। सबसे पहले तो रास्ता बताने में सब लोग बहुत माहिर होते हैं, वो सब काम छोड़ के आपको रास्ता जरूर बताएंगे। तो देखिए जो रास्ता है वो कैसे बताते हैं। मान लीजिए आपको कहीं जाना है, मान लीजिए किसी स्कूल जाना है, या मान लीजिए किसी पर्यटक स्थल जाना है ना, और आप उस शहर में पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको उसका पता पूछना है, आप पास ही में, तो वो आपको बताएगा भैया आप सीधे जाइए, सीधे जाके आप लेफ्ट मुड़ जाना। लेफ्ट मुड़ के आपको एक दोस्तों लेफ्ट मुड़कर आपको एक हरा गेट दिखेगा। हरा गेट से आप फिर राइट साइड मुड़ जाना, राइट मुड़ के आप एकदम सीधे जाना। वहाँ पर आप किसी से पूछ लेना कि भैया वो जो रेड फोर्ट है, मान लीजिए कि लाल किला देखने जा रहे हैं, रेड फोर्ट जो है वो किस जगह पर पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप लोग रेखा चित्र के माध्यम से पहुंच सकते हैं, मतलब कि याददाश्त पर आधारित होता है ये, है ना। तो रेखा चित्र का आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेख बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका दोस्तों देखिए खाका क्या होता है ना, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत ही जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों हमने पहले पढ़ा है, जितना बड़ा पैमाना होगा उतनी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, है ना, और जितना कम छोटा पैमाना होगा उतनी कम जानकारी प्राप्त होगी। तो हम लोग कह सकते हैं जिसका पैमाना, अब जो खाका है वो बहुत बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, इसलिए दोस्तों ये जो है बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान कर सकते हैं, ठीक, याद रखना। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो अभी दोस्तों हमने पढ़ा है दूरी, दिशा और प्रतीक जो है वो मानचित्र के 3 घटक है। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? तो भैया मानचित्र का पैमाना क्या है? जैसे कि बड़ी दूरियों को दर्शाने के लिए जो है वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग किया जाता है। छोटी दूरियों को दर्शाने के लिए बड़ी पैमाने वाले दूरी का वो किया जाता है। और दोस्तों इनको जो है हम लोग वास्तविक रूप से दर्शाते हैं। वास्तविक मतलब कि इनका जो अनुपात होता है वो वही होता है जो उनकी वास्तविक दूरी होती है। मान लीजिए कि अगर किसी का कहीं, जैसे अभी हमने दिल्ली और मुंबई वाला समझा था, दिल्ली और कोलकाता वाला समझा था। दिल्ली जो है 400 किलोमीटर है और कोलकाता 1200 किलोमीटर है। अब हम पैमाना जो दिल्ली के लिए मानेंगे वही कोलकाता के लिए भी मानेंगे। मतलब अगर हमने मान लिया कि जो 100 किलोमीटर है वो 10 किलोमीटर के बराबर है, तो सिंपल सी बात है, जो 1200 किलोमीटर है वो 12 किलोमीटर हो जाएगा और जो दिल्ली का 400 किलोमीटर है वो 4 किलोमीटर हो जाएगा। कुल मिलाकर जो अनुपातिक है पैमाना वो एकदम सही है ना, वो बिल्कुल कम नहीं हुआ। तो मतलब जो वास्तविक दूरी है उसी को वही हम लोग समझ पाएंगे अगर हमको पैमाना जो है सही सही पता है तो। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों भैया? क्योंकि वो छोटे से क्षेत्र का बड़े पैमाने में जो है जानकारी हमें प्राप्त कर सकते हैं ना। और सहायक इसलिए होते हैं क्योंकि ग्लोब को हम लोग बहुत ज़्यादा दूर ले नहीं जा सकते, लेकिन मानचित्र को किसी भी तरह ले जा सकते हैं। ठीक, याद रखना। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। मानचित्र एवं खाका की, हालांकि ग्लोब को ले जा सकते हैं लेकिन बहुत बड़े ग्लोब को नहीं ले जा सकते। ठीक, और मानचित्र चाहे जितना भी बड़ा हो, एक कागज़ को मोड़ के अच्छे से बैग में कहीं भी रख लो। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताओ। भैया जो खाका है वो ये दोस्तों ये बिना पैमाने के खींचा जाता है, खाका की बात करा जाए, और मानचित्र जो है वो पैमाने के आधार पर खींचा जाता है। खाका जो है दोस्तों, खाका की बात की जाए तो ये किसी भी छोटे से क्षेत्र का, मतलब छोटे जैसे कमरे की बहुत वृहद पैमाने में, मतलब बड़े रूप में जो है वो जानकारी प्रदान करते हैं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो दोस्तों जो खाका है वही जो, मतलब कि जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं वही दोस्तों विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं वो हमने अच्छे से समझ लिया है। इन पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति होती है ना। प्रतीक के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कहाँ पेड़ है, कहाँ जलाशय है, कहाँ नदी है, कहाँ पोस्ट ऑफिस है, ये सब अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, आगे कह रहा है वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं। तो सिंपल सी बात है, जो वृक्षों के वितरण को दिखा रहे हैं वो थीमेटिक मानचित्र होंगे। कौन? थीमेटिक। लेकिन अगर पर्वत, पहाड़, नदी, जलाशय तो वो दोस्तों हो जाएंगे भौतिक मानचित्र। से जो नदी को दिखा रहे हैं, महासागरों को दिखा रहे हैं, वो भौतिक मानचित्र हो जाएंगे। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? जलाशय को, पर्वतों को भूरा, मैदानों को हरा रंग। ठीक, फिर है दोस्तों दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। ठीक, फिर आगे कह रहा है पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। दोस्तों बिल्कुल मानचित्र के लिए ही है, ना ही रेखा चित्र के लिए, ना ही प्रतीकों के लिए। तो दोस्तों जो आज की क्लास है वो है ना, जो आज का चैप्टर वो यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, है ना। और दोस्तों इसका आप लोग MCQ जरूर लगा लेना, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है ना। देखिए हम ये भी चल रहे हैं, पूरी की पूरी NCERT भी कवर करेंगे और इससे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी कवर कर रहे हैं। दोनों आप लोग देखेंगे तब आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग जो भी चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो। और दोस्तों प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 6 का MCQs नामक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। जितने भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, है ना, सबके जो है MCQ जिसमें लगे हैं तो उसको आप लोग जरूर लगाना। याद रखना दोस्तों, MCQs लगाना इस चैप्टर को पढ़ने से भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इस चैप्टर को आप पढ़ोगे, MCQs लगाओगे तो आप समझ पाओगे कि हाँ आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक, और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलग से भी हम जो है ऐड कर देते हैं उसमें। ठीक, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए और फुल मोटिवेटेड